We have with us today Dr. Neeta Goswami. She is a renowned Ayurvedic consultant based out of Ahmedabad. She also is an MD of a pharmaceutical company, an Ayurvedic pharmaceutical company, where they manufacture 140 Ayurvedic products. Her specialization, she is highly specialized in ailments related to skin and hair. As well, she is a practicing Ayurvedic doctor, where she, treats all kinds of ailments with the naturopathy, right? If I'm Ayurvedic. Ayurvedic. So thank you so much, Dr. Neeta, for being with us and sharing your expertise and helping us coming out of this seasonal change that we are going to experience in these days. So over to you, Dr. Neeta. Kindly enlighten us. Welcome and thank you very much, all participants. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Our मुझे pleasure. नहीं yes. मुझे नहीं मालूम आज हम सब जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनमें से कितने व्यक्तियों को आयुर्वेद के बारे में वे जानते होंगे या उन्हें जानने का इंटरेस्ट होगा, मुझे नहीं मालूम है। वैसे आयुर्वेद हमारा एंशियंट साइंस है और हमारी ये पुरानी विरासत है, तो ये जानना मैं समझती हूँ कि हम लोगों को सभी को ये जानना चाहिए। अभी जो दिन पे दिन डिसीज बढ़ते जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं, और तो और अभी जैसे अभी सोचते हैं कि पिछले 5 सालों में हमको हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज एंड कैंसर एंड ये हार्ट डिजीज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके भी बहुत से और इसकी वजह से तरह तरह के डिजीज भी बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको अब ये जानना जरूरी है कि हम हेल्दी कैसे रह सकें, और हमारे आयुर्वेद ने यही बताया है। अभी थोड़े दिन पहले ही सर आपने ही मतलब अपनी स्पीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना की एंशिएंट हर्बल ट्रीटमेंट ये मानती है कि डिजीज के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, मगर स्वस्थ रहने के लिए, मतलब हेल्दी रहने के लिए, नॉलेज के लिए ये ट्रीटमेंट होती है। तब मैंने उसी टाइम पे आपको कहा था कि सिर्फ चाइना का ही नहीं मगर हमारा हजारों साल पुराना आयुर्वेद है, हमारा जो आयुर्वेद साइंस है ये भी यही कहता है। तो आयुर्वेद को समझने के लिए मैं आज थोड़ी सी बेसिक बात बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली आयुर्वेद क्या है, क्योंकि आयुर्वेद के लिए इस कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है कि वो जल्दी ठीक नहीं करता है, बहुत टाइम आयुर्वेद से ट्रीटमेंट से लगता है। कुछ ऐसे ऐसे रोग हैं कि उसकी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है ही नहीं, आयुर्वेद वाले खाना छुड़वा देते हैं, खाना पीना, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं समझ में। और उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जरा सा हेडेक भी हुआ तो झट एलोपैथिक दवा ले ले, जरा जरा से डिजीज में झट से मतलब हम लोग ये दवाइयां लेते रहते हैं और फिर एसिडिटी और ये और वो तरह तरह के और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए ये चीज की जरूरत नहीं है कि हम ऐसा कुछ लें और नया कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। प्रॉब्लम से दूर होने की बात है जो आयुर्वेद करता है। तो मैं आज ये बेसिक पूरा बताना चाहूंगी और फिर ये सीजन का और डिजीज का मैं चर्चा करूंगी। आयुर्वेद को 2 शब्दों से बना है, आयु और वेद। आयु का वेद यानी कि आयु का जो शास्त्र है, आयु यानी हमारा जीवन। काल, पूरा समय जहां तक हम जिंदा हैं वहां तक का पूरा समय, और उसमें ये हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हम सब जानते हैं कि आंख, कान, त्वचा, जीभ, मतलब 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारे, हाथ, पांव, वाणी, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हमारी हैं। और 11वां हमारा मन, जिसकी चर्चा हम बार बार, मन की चर्चा भी और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां की चर्चा बार बार हम करते रहते हैं वैसे। तो ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, शरीर और आत्मा,
यानी कि चेतना, इन सबके संयोग को हम जीवन यानी कि लाइफ कहते हैं। और ये जीवन काल जो लाइफ है, वो लाइफ स्पान हमारा जो है पूरा, उसको आयु आयु कहते हैं। और ये लाइफ, ये जीवन को कैसे किस प्रकार अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए, हमें आनंद में वो जीवन को रखना चाहिए, उसका ज्ञान यानी कि उसका वेद, वो आयुर्वेद है। ऐसे आयुर्वेद का शब्द पूरा बना हुआ है। आयु का संपूर्ण ज्ञान जो देता है वो आयुर्वेद। ये हमारा प्राचीन महान विज्ञान है। माफ करना, आयुर्वेद हजारों साल पुराना है। और उस समय सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज ही थी, इसलिए आयुर्वेद पूरा संस्कृत में है। तो मेरी स्पीच में भी काफी इंग्लिश वर्ड कम, मगर संस्कृत या हिंदी वर्ड्स, मैंने संस्कृत वर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा हिंदी में समझ सके इसलिए हिंदी वर्ड्स का यूज ज्यादा किया है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो पहले घर घर में आयुर्वेद था। हमें याद हो तो हमारे मम्मी हैं, दादी के जमाने में सर्दी बुखार, जरा सा गले में दर्द है, छोटी मोटी सभी तकलीफों में हल्दी, तुलसी का रस, हनी, ऐसे घरेलू उपचार से मतलब तकलीफें मिटाई जाती थी। ये पूरी सिस्टम थी हमारे यहाँ, और इसलिए शायद और बीमारियां कम भी आती थी। वैसे इंडिया में भी आयुर्वेद तो हजारों साल से है, मगर 2500 साल पहले वो बौद्ध धर्म का प्रचार जब हुआ बाहर, तो बौद्ध धर्म के साथ साथ वो तिबेट, चाइना, ब्रह्मदेश, जावा, सुमात्रा, सिलोन, थाईलैंड, अरबस्तान, इजिप्ट, ईरान, ग्रीस आदि बाहर के देशों में वो गया। और वहां का भी कुछ, वहां की भी जो प्राचीन पद्धतियां हैं वो उसमें ऐड होकर, और ये सभी देशों में आयुर्वेद का हर्बल के नाम से विकास अच्छा खासा हुआ है। और वहां आज भी उसे प्राउड से देखा जाता है, हर कंट्री में उसे देखिए, चाइना में भी, कि उनकी हर्ब्स हैं, उनके हर्बल ट्रीटमेंट है, उसका कितना प्रचार करते हैं। जापानीज लोग देखिए तो वो भी उसका खूब प्रचार करते हैं। जर्मनी में भी आयुर्वेद बहुत है, तो वो वहां पर ये आयुर्वेद को प्राउड से देखा जाता है। मगर हम, मैं तो कहूंगी, बहुत उदार दिल वाले हैं, और इसलिए हम हमारी प्राचीन पद्धति को भूल गए हैं और मॉडर्न साइंस के अलावा कुछ भी नहीं है ये मानने लगे हैं। शायद हमारी गुलामी मानसिकता भी इसमें काम कर सकती है। हालांकि मेरा ये कहना नहीं है कि मॉडर्न साइंस गलत है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है, वो देखते हैं हम, मॉडर्न साइंस के उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ तंदुरुस्त व्यक्ति के स्वास्थ्य का, हेल्थ का, स्वास्थ्य का रक्षण करना, यानी कि बीमारी ही ना आए, ऐसी जीवन पद्धति जीना, ये मुख्य उद्देश्य है और ये आयुर्वेद सिखाता है। दूसरा है आयुर्वेद का सिद्धांत आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी कि बीमार अगर कोई हो तो उसके विकारों को, उसके रोगों को, उसके डिजीज को मिटाना। सर्वप्रथम तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और तभी हमारे जीवन के ध्येय, लाइफ गोल जो है हमारे, उसको अच्छे से हम पूरा कर पाएंगे। स्वस्थ का मतलब बताने से पहले मैं थोड़ा सा और परिचय देना चाहूंगी। आयुर्वेद साइंस जो है वो प्रकृति, वनस्पति का साइंस है। प्रकृति, नेचर ने हमें पृथ्वी पर हर प्रकार की वनस्पतियां दी हैं, जिसका उपयोग करके ही हम जीवित रह सकते हैं, उसके अलावा जीवित नहीं रह सकते हैं। कुछ हमारे जीवन के आधार के लिए हैं, और कुछ वनस्पतियां हैं मेडिसिनल वैल्यूज वाली, जो हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। जीवन के लिए अलग अलग प्रकार के, वो भी सीजन के अनुरूप, ऋतु के अनुरूप, काफी मतलब हर चीजें कुदरत बनाती है। जैसे कि सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां हैं, अनाज है। स्वास्थ्य के लिए ऐसे ही मेडिसिनल वनस्पतियां भी होती हैं। वनस्पति भी बहुत टाइप की होती हैं, कुछ पशुओं के लिए होती हैं, कुछ और चीजों के लिए होती हैं, मगर जो हेल्थ के लिए आयुर्वेद में यूज होती हैं वो मेडिसिनल वैल्यूज वाली वनस्पतियां कुछ होती हैं। और ये सभी के कब कब क्या बेनिफिट करेगी,
उसका ज्ञान हमारे कई ऋषि मुनियों ने दिया है, ये सब वनस्पतियों का ज्ञान। जैसे चरक संहिता में जो है, जो काय चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का ग्रंथ है, वो चरक ऋषि ने लिखा है। उसमें सभी रोग होने के कारण तथा उसकी ट्रीटमेंट बताई गई है। सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता दी है, जो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का मुख्य ग्रंथ है। आज भी एमएस जो डॉक्टर हैं, सर्जरी के डॉक्टर्स हैं, तो कई डॉक्टर्स मतलब उनके ऐसे कॉन्फ्रेंस वगैरह में, लेक्चर में सबसे पहले सुश्रुत मुनि को याद करते हैं कि पृथ्वी पे सर्जरी को लाने वाले सुश्रुत ऋषि हैं। यानी कि चरक मुनि थे, फिजिशियन थे, सुश्रुत मुनि सर्जन थे। इन सभी बुक्स में, हर बुक्स में 8 डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट अलग होता है, सर्जरी का होता है, गायनेकोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, टॉक्सिकोलॉजी है, फिर हेल्थ के लिए स्वस्थ वृत्त है, वो भी पूरा एक डिपार्टमेंट है, साइंस है पूरा। रसायन तंत्र है, और वाजीकरण तंत्र यानी कि इम्यूनिटी साइंस, वो अलग से है इसमें आयुर्वेद में। तो उस समय, उस टाइम पे पोस्टमार्टम भी होता था, पोस्टमार्टम की भी पद्धति थी। और पोस्टमार्टम नदी के जल में, मतलब डेड बॉडी को रख कर, जब ऊपर से मतलब एकदम से स्किन वैसी हो जाती थी, तो कुछ पत्ते थे ऐसे, उससे छील के और पूरा मतलब उनकी पद्धति से, मतलब जो पुरानी फैसिलिटी थी, वो हिसाब से पोस्टमार्टम भी करते थे। और पोस्टमार्टम के बाद सभी इनर ऑर्गन जो होते हैं, लंग्स, हार्ट, स्टमक, किडनी आदि जो भी हैं, उसके रोगों का स्टडी करने के बाद अलग अलग वनस्पतियों से क्लिनिकल ट्रायल करके ही इन ग्रंथों में ट्रीटमेंट आदि दी गई है। इसलिए आज हजारों साल के बाद भी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज को मिटाने में आयुर्वेद सक्षम है। अभी स्वस्थ रहने के लिए, बीमार ही ना आए ऐसा जीवन जीने के लिए, फिर वह शरीर की बीमारी हो या मन, दोनों से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उसके लिए स्वस्थ वृत्त नाम का एक ग्रंथ है। उसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतु संधिचर्या, आहार मतलब डाइट, विहार, आहार विहार, प्रकृति आदि कई बातों से हमें नॉलेज मिलता है। बहुत डीप साइंस है ये। हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सभी बातें स्वस्थ वृत्त में दी हुई हैं। आयुर्वेद में 4 प्रकार के आयु की डिटेल दी है, काफी डिटेल है, मैं तो सिर्फ यहाँ थोड़ा प्रकाश डाल रही हूँ। जैसे सुखायु, दूसरा है दुखायु, हितायु और अहितायु। ये सब अलग सब्जेक्ट हैं। आयुर्वेद की विशेषता क्या है, ये हम देखते हैं। तो आयुर्वेद किसी भी डिसीज का सिम्टम्स जो बाहर दिख रहा है, उसको दबाता या मिटाता नहीं है, मगर सबसे पहले रोग ही ना हो, और अगर कोई रोग या सिम्टम्स हैं, तो उसके होने का कारण ढूंढकर उसे दूर करता है। यानी कि पहले जड़ को ठीक करता है। मतलब आयुर्वेद लक्षण चिकित्सा नहीं है, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, मगर कारण चिकित्सा, रोग होने का जो कारण है, उसका रूट कॉज है, उसको मिटाने वाली ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट रोग को कभी दबाती नहीं है, मगर शरीर की शुद्धि करके जड़ में से उसे मिटाती है। इसी वजह से एक रोग मिटाने के चक्कर में शरीर में टॉक्सिन या साइड इफेक्ट पैदा हो, ऐसे ट्रीटमेंट में आयुर्वेद कभी मानता नहीं है। अगर प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है तो कोई साइड इफेक्ट होती नहीं है, मगर शरीर और मन दोनों को आरोग्य मिले, वो रूजिवेनेट हो, ऐसी रसायन औषधों में आयुर्वेद मानता है। आयुर्वेद सिर्फ मेडिसिन देकर ही डिजीज को मिटाने में नहीं मानता, मगर हमारे लिए पथ्य अपथ्य, यानी कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें क्या डाइजेस्ट होगा, क्या नहीं होगा, ये थियरी में आयुर्वेद मानता है। उदाहरण दूं तो आयुर्वेद सिर्फ डिजीज के सिम्टम्स को मिटाकर फिर बाद में जब वीकनेस आ जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो बाद में उसको टॉनिक देकर वजन बढ़ाने में नहीं मानता है, मगर डाइजेशन पावर बढ़ाकर अपने आप अंदर से ही कुदरती रूप से शक्ति बढ़े,
और तन और मन दोनों का आरोग्य बढ़े, ये आयुर्वेद मानता है। मतलब आयुर्वेद मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी को लेबोरेटरी नहीं, प्रयोगशाला नहीं मानता है, मगर चैतन्य बसने वाला मंदिर मानता है। मंदिर को हम हमेशा कैसा साफ सुथरा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, सुगंधित रखते हैं, दीपक से हमेशा प्रकाशित और पवित्र रखते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर ये चैतन्य मंदिर है और उसको अंदर और बाहर से साफ सुथरा, डिटॉक्स हमेशा रखना चाहिए। फ्रेश और मन चैतन्य से प्रज्वलित रहे, इस प्रकार रखना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद शरीर को अंदर से पंचकर्म ट्रीटमेंट द्वारा डिटॉक्स भी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन की ही भी ट्रीटमेंट है, आजकल बहुत पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है वो। स्वास्थ्य के नॉलेज के साथ साथ प्रकृति, नेचर से प्राप्त मेडिसिन या वस्तुएं और मन के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, योग और मेडिटेशन, ये सभी पहलुओं का नॉलेज आयुर्वेद में है। मनोविकार या मनोविषाद, इसके लिए साइकोलॉजी और उसके डिजीज और ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में प्राप्त है। स्वस्थ का मतलब यहाँ है स्व और अस्थ, यानी कि स्व में, खुद में स्थित होना, खुद में प्रेजेंस रहना। मगर वो कैसे? तो शरीर के 3 दोष जिससे हमारी प्रकृति बनती है, वायु, पित्त और कफ, ये भी काफी डिटेल में है, मैं सिर्फ यहाँ जरा सा ही परिचय दे रही हूँ। तो ये तीनों का शरीर में बैलेंस हो, जठराग्नि, डाइजेशन फायर नॉर्मल हो, डाइजेशन के लिए जरूरी सभी एंजाइम्स नॉर्मल रहें। शरीर जिससे बना हुआ है वो 7 धातुएं, जैसे हम हमारा डाइट डाइजेस्ट होता है तो सबसे पहले रस बनता है, उसमें से रक्त यानी ब्लड बनता है, फिर मांस बनता है, मेद यानी फैट बनती है, अस्थि बॉन्स बनते हैं, मज्जा, शुक्र यानी कि ओज, चेतना आदि का जो 7 धातुएं बनती हैं, तो उसका पूरा बैलेंस हो, सभी हार्मोन्स बैलेंस में रहें, और तो उसकी वजह से हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। वो ही व्यक्ति स्वस्थ यानी कि स्व, खुद में, अस्त माने स्थित रहेगा। और उसके द्वारा हमारा जो गोल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे जीवन और हमारे कार्य के हर फील्ड में सक्सेसफुली हम कर पाएंगे। टोटल हेल्थ यानी कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इसी को टोटल हेल्थ बोलते हैं हम। तो ये दोनों बैलेंस में हो, वो ही टोटल हेल्थ है और वो ही स्वस्थ कहलाता है। ये आयुर्वेद सिखाता है। WHO ने भी हेल्थ की डेफिनेशन दी है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease or infirmity। स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या यानी कि आपका नित्यक्रम रोज कैसा होना चाहिए, कब उठना, कब सोना, उषापान माने सुबह उठकर तुरंत गुनगुना पानी पीना, वो क्यों पीना, उसके क्या हेल्थ मिलती है। फिर ऐसा ही सूर्य स्नान, मतलब धूप में बैठना, साइंस भी मानता है कि भाई धूप में नहीं जाते हैं तो विटामिन डी की कमी, आजकल विटामिन डी तो हर व्यक्ति को कम देखने को मिलता है, क्योंकि देर से उठना होता है, उसके बाद गाड़ियों में घूमते रहते हैं, हम बंद गाड़ी में घूमते हैं, बंद ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं, तो धूप तो मिलती नहीं, तो नेचुरल विटामिन डी की जो प्रोसेस बनती है बोन्स में, वो रुक जाती है। मगर आयुर्वेद ने ये भी बताया है कि सूर्य स्नान का महत्व भी है, व्यायाम, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, उसमें भी किसको किस प्रकार की, कितनी, कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, अगर ज्यादा एक्सरसाइज हो तो क्या नुकसान होता है, योगासन प्राणायाम भी क्यों जरूरी है, वो कौन से ऑर्गन को क्या बेनिफिट देते हैं, अभ्यंग मतलब मालिश, मसाज का भी महत्व है, तो कब किसको मसाज क्यों करना चाहिए, उसके फायदे, उसके नुकसान क्या है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। हेयर या स्काल्प में भी मालिश यानी कि हेड मसाज का भी क्या महत्व है। स्नान किस प्रकार, किस वस्तुओं से करना चाहिए जिससे स्किन डिजीज आदि ना हो, उससे सभी अंगों को
वाटर मसाज कैसे मिलता है और क्या फायदे उसके होते हैं, आदि सभी बातों का डीप नॉलेज आयुर्वेद में दिया है। उसी प्रकार उसको दिनचर्या बोलते हैं, उसी प्रकार रात्रिचर्या। तो रात को बहुत देर से भोजन नहीं करना चाहिए, उसका क्या नुकसान होते हैं, क्यों होते हैं, बॉडी में कैसे एंजाइम्स पैदा होते हैं कि जिससे रात को देर से लेट नाइट डाइट लेने से और कैसे टॉक्सिन पैदा होते हैं, ये भी डीप में काफी बताया है। रात की नींद कब कैसे कितनी लेनी चाहिए, स्वस्थ नींद हेल्थी स्लीप से बॉडी और माइंड में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं बॉडी में, और कौन से इनर ऑर्गन में क्या फायदे होते हैं, सेल्स न्यू जनरेट कैसे होते हैं आदि के अलावा आहार विहार, ये सब भी मतलब डीप में दिया है। इसके अलावा आहार विहार यानी कि डाइट, कौन सी प्रकृति वालों को या किस सीजन में क्या डाइट कब किस प्रकार कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए आदि का भी डीप नॉलेज स्वस्थ रहने के लिए दिया है। हमारे 3 मुख्य सीजन है, मुख्य ऋतु हमारी 3 हम जानते हैं, विंटर, समर और मॉनसून, वर्षा ऋतु, ये हमें मालूम है। उसका फिक्स टाइम भी है कि जैसे विंटर मिड अक्टूबर से मिड फरवरी तक, समर मार्च से जून तक, और जून के बाद मॉनसून। तो ये हमारे फिक्स सीजन है, ये भी हम जानते हैं। मगर ये 3 सीजन नहीं है, 3 ऋतु नहीं है, मगर 6 ऋतु हैं। सूर्य और चंद्र की पृथ्वी के आसपास की गति के हिसाब से ऋतुएं बनती हैं, और हर ऋतु का अपना प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। 6 ऋतु यानी कि जनवरी फरवरी शिशिर ऋतु है, ये ठंड की सीजन है, इसमें पेड़ों पर से पत्ते झड़ जाते हैं, ये भी हम देखते हैं। मार्च अप्रैल ये वसंत ऋतु है, वसंत पंचमी भी इसी सीजन में आती है, इसमें नए पत्ते आते हैं, ये बहुत सुंदर ऋतु है। मई जून ग्रीष्म ऋतु गर्मी की सीजन है। जुलाई अगस्त वर्षा ऋतु, ये भूख कम होने की सीजन है। सितंबर अक्टूबर शरद ऋतु है, जो कई बीमारियां, जो अभी चल रही है ये सीजन, तो कई बीमारियां लाने वाली सीजन है। नवंबर दिसंबर हेमंत ऋतु है, जो ठंडी की शुरुआत है। इसी प्रकार ऋतुओं के तरह से षड रस, 6 रस हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, तूरा, कड़वा और खारा, सॉल्ट। ये 6 रस भी शरीर में बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि ज्यादा मीठा लेने से कफ, सर्दी, खांसी, मोटापा हो जाता है, डायबिटीज बढ़ता है, तथा और भी बहुत तकलीफ होती है, कई तकलीफें वो होती हैं। तीखे से जैसा कि पित्त बढ़ता है, और एसिडिटी, कोलाइटिस, हेडेक जैसे कई बीमारियां होती हैं, माइग्रेन होता है। खारा रस, सॉल्ट ज्यादा लें तो हाई ब्लड प्रेशर, किडनी के डिजीज आदि, और कम लें तो सोडियम कम होने की वजह से शरीर और ब्रेन पर भी असर होती है, ये भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार 6 रसों का ज्यादा या कम लेने से क्या नुकसान है या फायदे हैं, ये भी बहुत डिटेल में आयुर्वेद ने बताया है। आहार डाइट में देखें तो पथ्य, अपथ्य और विरुद्ध आहार, ये 3 बताए हैं। वैसे भी आयुर्वेद में डाइट थेरेपी, डाइट्रिशियन ब्रांच बहुत ही बेस्ट है, मतलब अगर उसको फॉलो करें तो डिजीज होने के चांस बहुत कम रहते हैं, और हम स्वस्थ रह सकते हैं, जरूर रह सकते हैं। हमारी प्रकृति के हिसाब से पथ्य क्या है या अपथ्य क्या है, तुम्हें क्या सूट करेगा या नहीं करेगा आदि नॉलेज भी बहुत डीप में मतलब आयुर्वेद ने दिया है। विरुद्ध आहार यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक दूसरे के साथ नहीं खानी चाहिए, मिलाकर नहीं खानी चाहिए, उससे स्किन डिजीज, थायराइड तथा अन्य बहुत सी बीमारियां होती हैं। ऋतु के अनुसार डाइट लेने से भी हेल्थ अच्छी रहती है। मेन तो आजकल रोग बढ़ने के कारणों में हमारी दिनचर्या और गड़बड़ वाला डाइट, ये 2 चीजों का सबसे बड़ा रोल है। हमें हमारी प्रकृति और कौन सी सीजन में क्या खाना या नहीं खाना चाहिए उसका नॉलेज ही नहीं है, और इसीलिए बीमारियां आती हैं। हम रोज
365 दिन, और कोई भी एज में, वो फिर अब बचपन हो, बुढ़ापा हो, यंग एज हो, कोई भी एज में, सोचे बिना एक सा ही खाना खाते रहते हैं, या हमारी चॉइस या ट्रेडिशन के हिसाब से ही भोजन करते रहते हैं, तो वो गलत है। जैसे कि अभी मॉनसून वर्षा ऋतु है, तो इस सीजन में सूर्य की किरणें हमारे बॉडी को तथा धरती को भी कम मिलती हैं। आकाश में बादल छाए हुए होते हैं, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर वाला, भेज वाला, चिपचिपा सा रहता है। इस ऋतु में हमारा डाइजेशन पावर ये सब कारणों की वजह से नेचुरली कम हो जाता है, और हमारा रूटीन डाइट तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता जो रूटीन में लेते हैं वो, और हमारे फूड का जो जूस बनता है उसके सही तरीके से आगे की प्रोसेस है कि जो जूस रस बनता है, फिर रक्त बनता है मांस में, आगे की जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाती है, और ये कच्चा जूस धीरे धीरे टॉक्सिन बनाकर और कई रोगों को पैदा करता है। ये सीजन में डाइजेशन कम होता है, और हम इसी सीजन में, इसी ऋतु में गर्मा गर्म पकौड़े, दाल वड़ा, समोसे यही खाना पसंद करते हैं, वो भी वक्त बेवक्त, कोई किसी भी टाइम पे। दोपहर को लंच किया है और फिर भी 3-4 बजे बारिश आ गई, अरे भाई गर्मा गर्म पकौड़े खाने चाहिए। तो आगे का डाइजेस्ट हुआ नहीं है, पूरा जूस अच्छा सा बना नहीं है, उसके आगे की प्रोसेस हुई नहीं है, और हम नया अंदर पेट में डाल देते हैं। तो मॉइस्चर या भेज की वजह से इस सीजन में मक्खी, मच्छर या अन्य बैक्टीरिया भी बढ़ते हैं, फंगस बढ़ता है, और इसकी वजह से बुखार, अंदर से भी, हम बाहर से तो एटमॉस्फेयर है और ये सब इंसेक्ट्स हैं, और अंदर से भी हम ऐसा उल्टा पुल्टा खा के अब कुछ ना कुछ खराबी अंदर से उत्पन्न कर देते हैं, और इसी वजह से धीरे धीरे बुखार, सर्दी, डिसेंट्री, डायरिया, वॉमिटिंग हो जाती है, स्वेलिंग आ जाता है, जॉइंट पेन होते हैं, मलेरिया, डेंगू, हाई ब्लड प्रेशर ये सीजन में ज्यादा होता है, स्किन डिजीज आदि कई बीमारियां बढ़ जाती हैं ये सीजन में। अगर इस समय हमें जो डाइट का नॉलेज हो और प्रॉपर ढंग से डाइट लिया जाए तो बीमारियों से जरूर बच सकते हैं। अब हम देखें इस सीजन वर्षा ऋतु में पथ्य आहार के बारे में, मतलब पथ्य माने जो हमें डाइजेस्ट हमारे लिए अच्छा है, उस आहार के बारे में देखें तो ये सीजन में सुपाच्य, मतलब अच्छे से जो डाइजेस्ट हो, ऐसा हल्का, ताजा, गरम और ठीक समय पर भोजन करना चाहिए। वायु ना बढ़े या कम करे, वायु बढ़े नहीं या बढ़ा हुआ हो तो वो कम हो जाए, तथा अग्नि हमारा डाइजेशन पावर बढ़ाए, ऐसा आहार हमें इस सीजन में लेना चाहिए। उसमें शॉर्ट में अगर देखते हैं तो मूंग की दाल ज्यादा लें, मैदा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मैदा तो वैसे भी सफेद जहर है। मैदे का ग्लूटीन अभी सबसे ज्यादा डिजीज पैदा करने वाला जो है, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो ये मैदे की वजह से ही है, पूरा वाइट पॉइजन उसको बोल सकते हैं। अभी कितने सारे, मतलब हाई बीपी, छोटी छोटी उम्र में के बच्चों को, अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं, ताज्जुब होता है, 18 साल 20 साल के एज के बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां शुरू हो जाती है, तो 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आने लगे हैं। तो हाई बीपी, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चों को ओबेस दिखते हैं बच्चे, तो ये सभी बढ़ने के कारण में मैदा का उपयोग अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फैशन जो है हमारे कि ब्रेड है, और नाश्ता में भी ब्रेड चलेगी, हर चीज में ब्रेड, मैगी है, ये दाबेली, वड़ा पाव, ये वो सब, पिज्जा वीजा के ये जो सब चल पड़ा है, तो ये सब की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए। अभी हम अभी ये सीजन की बात कर रहे हैं, तो ये सीजन में सुपाच्य और हल्का डाइट की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ही लेने चाहिए। खिचड़ी वगैरह, मूंग की दाल, ऐसे हल्के डाइट लेना चाहिए शाम के टाइम तो खास। अभी वैसे देखें तो हर सीजन में हर तरह के फ्रूट्स कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हमें मिलते हैं, मगर वो बहुत नुकसान करते हैं।
कुदरत ने सभी फल, सभी फ्रूट्स, अनाज, सब्जियां सीजन के हिसाब से बहुत सोचकर हमें दिए हैं। जैसे कि गर्मी में पसीना या अन्य कारणों से डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो इसलिए वाटरी फ्रूट्स गर्मी में ज्यादा होते हैं। पसीने की वजह से नाइट्रोजन भी कम हो जाता है, तो इसलिए मैंगो वगैरह दिया है कि जिसमें से मैक्सिमम नाइट्रोजन मिलता है, उसी सीजन में दिया है। ऐसे आप हर सीजन के देख लिए, हर सीजन के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार हर सीजन के जो अ, अ, है, जो कुदरत ने दिया है, उससे हम कुछ उल्टा काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि मैंगो या अन्य पल्प जो है प्रिजर्व करके भी और पूरा साल खाने में प्राउड समझते हैं, तो ये गलत है, ये बहुत नुकसान करता है। इस रेनी सीजन में ठंडक की वजह से शरीर में वायु बढ़ता है और डाइजेशन फायर जो है हमारा वो कम होता है। इसलिए अदरक, ड्राई जिंजर पाउडर, लहसुन, हींग, इन सब चीजों का उपयोग हमारे डाइट में ज्यादा करना चाहिए। मसालों में भी लौंग, ब्लैक पेपर, सिनेमम, जीरा है, अजवाइन है, रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक, काला नमक आदि का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। इस सीजन में खारा, खट्टा तथा तीखे रस का सेवन भी ज्यादा करना चाहिए। अपथ्य आहार देखें कि जो हमें सूट नहीं करेगा, ये सीजन में रोग पैदा करेगा, तो ऐसा अपथ्य आहार में पत्ते वाली सब्जियां नहीं लेनी चाहिए, मटर, आलू। फिर बासी या ठंडा आहार, ठंडा डाइट, उड़द, मसूर, चने, राजमा जैसे बीन्स, सभी बीन्स, मूंग के अलावा सभी, मतलब दही आदि नहीं लेना चाहिए। अभी वर्षा ऋतु अब जा रही है और शरद ऋतु शुरू हो गई है, तो ये है ऋतु संधि काल, डबल सीजन। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं तो यही बोलते हैं कि जब भी डबल सीजन होती है तो हम जरूर बीमार पड़ते हैं, तरह तरह की तकलीफें होती हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो ये डबल सीजन है, ऋतु संधि काल है, दो ऋतु मिक्स हो रही हैं, एक ऋतु जा रही है, दूसरी आ रही है। तो ये है अभी शरद ऋतु। शरद ऋतु को तो वैसे भी रोगों की माता कहा गया है। ये सीजन में, ये ऋतु में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं और फैलती भी बहुत है। और इसीलिए पहले के जमाने में तो जब आशीर्वाद देते थे ना, तो यही बोलते थे कि शतम जीवम शरद, तू 100 शरद ऋतु, शतम माने तू 100 शरद ऋतु जिए, यानी कि शरद ऋतु के रोगों से बच गए तो स्वस्थ रहकर आप ज्यादा जी पाएंगे। ये आशीर्वाद पहले दिए जाते थे, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं। इस ऋतु में बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि उस वजह से बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू और फिर एसिडिटी, माइग्रेन और रक्त के रोग, फिर स्किन डिजीज, खुजली जैसी बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो शरीर में पित्त का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी ऋतु में श्राद्ध, शरद पूर्णिमा आदि आते हैं, तो इन दिनों में दूध पाक, खीर, दूध पोहा आदि दूध की आइटम खाने का महत्व दिया है, वो बहुत साइंटिफिक है। खीर में भी शुगर के बजाय हम मिश्री, जो गुजराती में खड़ी साकर बोलते हैं, तो उसका उपयोग हमें करना चाहिए। वो ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि वो ठंडी है, ठंडक देती है। दूध में पोहे भिगोकर उसमें भी मिश्री तथा इलायची पाउडर, सौंफ आदि भी डाल सकते हैं, तो ये मिलाकर खाना चाहिए, ये फायदा करता है। जिसको एसिडिटी ज्यादा होती हो या हाथ पांव के तलुओं में जलन होती हो, आंखों में जलन होती हो, बार बार हेडेक होता हो, माइग्रेन की तकलीफ हो, तो उन्हें भी ये सभी चीजें इस ऋतु में ऋतु में ज्यादा खानी चाहिए, ज्यादा लेनी चाहिए। फिर जीरा जो हम किचन में यूज करते हैं, जीरा और मिश्री को पीस कर और रोज 1 चम्मच सुबह सुबह लें, उससे भी फायदा होता है। काली द्राक्ष, मुनक्का जिसको बोलते हैं, उसको भिगोकर खाने से भी बहुत फायदे होते हैं। कोई तकलीफ ना भी हो फिर भी ये सभी चीजों का उपयोग शरद ऋतु में जरूर करना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि कोई तकलीफ हो तभी हम करें। तो ये सब चीजों से हमें स्किन डिजीज, फिर किसी भी प्रकार के रक्त विकार जो बोलते हैं कि खून की खराबी से होने वाले बहुत से डिजीज हैं, तो ये सब चीजों से बचा जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। फिर ज्यादा तीखा, क्षार वाला, खट्टी या फर्मेंटेशन वाली चीजें, पिकल्स, पापड़, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि इस सीजन में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो बहुत ही नुकसान करता है। हमारे यहाँ तो अभी फैशन ही हो गई है कि कोई भी आता है, गेस्ट आता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स देना बड़ी स्टेटस की बात मानी जाती है, मगर ये बहुत नुकसान की चीज है। इसके बजाय आप ग्रीन टी, हर्बल टी घर में ही बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है, तरह तरह के उससे बनती है, तो वो सर्व कीजिए, तो हमें भी फायदा होगा, आने वाले को भी फायदा होगा। तो ये सब लेना चाहिए। अब ये मॉइस्चर वाली, ये भेज वाली जो सीजन है, ये खत्म होकर फिर विंटर की शुरुआत होती है। अभी थोड़े टाइम के बाद विंटर की शुरुआत, तो यहाँ अब तो गर्मी सब बढ़ गई है, मगर एक्चुअली अक्टूबर एंड आएगा, सितंबर अक्टूबर शुरू होगा, तभी से थोड़ा विंटर की शुरुआत होगी। जब ऋतु बदलती है तब शुरुआत में दोनों ऋतुओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मॉइस्चर का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, थोड़ा ठंडक का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी हम महसूस कर रहे हैं कि अभी बारिश 2-4 दिन नहीं आई तो एकदम से गर्मी बढ़ गई। बारिश आ रही थी, थोड़ा सा मॉइस्चर था इसलिए ठंडक थी, सीजन की ठंडक नहीं थी। अभी फिर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से एकदम से शरीर चिपचिपा होना, यही बीमारी की सीजन है। तो नहीं ठंडी, नहीं गर्मी, नहीं बिल्कुल अलग एटमोस्फियर होता है, यही बीमारी देता है। उसी में कैसे हम बच सकते हैं, यही हमें आयुर्वेद सिखाता है। तो दोनों ऋतुओं का प्रभाव, ये मैसेज आ रहा है कुछ बार बार। मेरे ख्याल से आपका नेट थोड़ा सा यहाँ येलो बता रहा है, थोड़ा वीक हो रहा है, पर चलेगा, आप कंटिन्यू कीजिए, सुनाई दे रहा है, सुनाई अच्छा, दीजिए, हाँ ओके, थैंक अच्छे यू। से सुनाई दे रहा है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो दोनों ऋतुओं का प्रभाव होता है, जिसे हम ऋतु संधि काल कहते हैं। तो इस समय भी किसी किसी को बहुत से डिजीज होते हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु जाएगी और ठंडक शुरू होगी, तो ये मिक्स सीजन में आ, बहुत सी तकलीफें होती हैं नई नई। तो वो कौन सी है, और उसके प्रिवेंशन के लिए, होने के बाद के ट्रीटमेंट नहीं बता रही हूँ मैं अभी, मगर उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अभी आने वाली ये मिक्स सीजन में ज्यादातर छींके आना, एलर्जी हो जाना, उबासी ज्यादा आना, फिर सर्दी, खांसी, गले में दर्द, टॉन्सिलाइटिस, स्किन डिजीज, हाथ या पाँव के तलुओं में क्रैक्स हो जाते हैं, फट जाते हैं, बालों में डैंड्रफ, खुजली या फुंसियां होना, स्किन ड्राई होना या स्किन ब्लैक हो जाना, फिर अंडर आई सर्कल आदि कई तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो उसके प्रिवेंशन के अभी से अगर उपाय करें, ठंडी की राह नहीं देखनी है हमको, विंटर की राह नहीं देखनी है, मगर उसके अभी से ही अगर उपाय हम करते हैं, तो इस बार आप इतना नॉलेज लेने के बाद तो मैं मानती हूँ कि जरूर ये तकलीफों से बच ही सकते हैं आप। तो हम देखते हैं अभी एलर्जी या सर्दी खांसी किसी किसी को ज्यादा होती है, तो उसके लिए क्या करें। तो जिन लोगों को ये तकलीफ होती है, तो उन लोगों को रोज खाना खाने के बाद दोनों टाइम आधा आधा चम्मच जिंजर पाउडर, सूंठ जो बोलते हैं, तो जिंजर पाउडर पानी में मिलाकर और रोज पीना चाहिए। मीठा स्वीट खाना अभी से बंद कर दीजिए, और रोज पूरे दिन में रोज गुनगुने पानी में दिन में एक बार या 2 बार, एक बार जरूर करें सुबह के टाइम पर, कि रोज गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक, एक चुटकी हल्दी डालकर और सुबह गरारे करें। और रोज कभी भी एक टाइम 1 चम्मच हल्दी रोज पानी में घोलकर जरूर पिए। वो बेस्ट एंटीसेप्टिक है हल्दी। पूरे दिन मटके का पानी पीना छोड़ दें, और मटके के पानी के बजाय जरा सा थर्मोस में गुनगुना पानी बनाकर रखें,
और वही गुनगुना पानी ही पिए, तो इससे बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। गुनगुना पानी पीने की अगर आदत डालते हैं आप, तो बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। डाइजेशन पावर हमारा हमेशा अच्छा रहता है और फैट नहीं बढ़ती। जो लोगों को वेट रिड्यूस करना है उनको तो ये जरूर ऐड करना चाहिए, इससे बहुत बैलेंस में रहता है वजन हमारा। तो पूरे दिन गुनगुना पानी ही पिए। अगर जिन्हें खांसी होती हो बार बार, तो अभी से रोज 1 कटोरी भुने हुए चने खाकर और चबा चबा कर खाने की आदत डालें। दिन में कभी भी एक बार 1 कटोरी, कभी भी माने शाम के बाद नहीं, 5-6 बजे के, 6-7 बजे के बाद नहीं, मगर डे टाइम में 6 बजे के पहले पहले अब भुने हुए चने खूब चबा चबा कर खाने की आदत डालें, तो उससे भी कफ और खांसी नहीं होगा। ड्राई स्किन हो जाती है, तो जिन्हें ये सीजन में ज्यादा ड्राई स्किन होती हो, उन्हें अभी से ही सेसम ऑयल या कोई आयुर्वेदिक ऑयल से बॉडी मसाज या हाथ पैरों में कम से कम मालिश करना ही चाहिए। डाइट में गाय का घी ज्यादा खाना चाहिए। आयुर्वेद की एक थेरापी है, गंडूस थेरापी हम जिसको बोलते हैं, तो गंडूस थेरापी करनी चाहिए। ये गंडूस थेरापी में क्या करते हैं, तो गंडूस थेरापी में मुंह के अंदर तिल का तेल, सेसम ऑयल भर लें, भर कर रखें। हो सके वहां तक ज्यादा समय तक रखें, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना भी हो सके वहां तक वो मुंह में भरकर रखें। सहन नहीं हो तब फिर उसको थूक दें। वैसे तो तिल का तेल बेस्ट है हेल्थ के लिए, आप पी भी सकते हैं, अगर थूकना नहीं चाहें तो वो आपके ऊपर है। तो इससे आपके टीथ हैं, दांत और गम, मसूड़े जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। अगर किसी किसी के ये गम काले हो जाते हैं, तो वो भी नेचुरल कलर पकड़ते हैं धीरे धीरे। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, जो सभी को पसंद आएगा, कि फेस की स्किन में जो रिंकल्स होते हैं वो रिंकल्स दूर हो जाते हैं, और रिंकल्स नए हैं उनको रिंकल्स होते नहीं है। फिर होठ फटते हैं विंटर में बहुत से लोगों को, तो होठ फटना, स्किन ड्राई होना, ये सब इससे कम हो जाता है और आवाज मीठी बनती है। फिर किसी किसी को बार बार स्टोमेटाइटिस हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ ड्राई हो जाती है किसी किसी को, तो ये सब तकलीफें भी ये गंडूस से ठीक होती हैं। त्रिफला के पानी को भी मुंह में भर के गंडूस कर सकते हैं। हम तो बहुत सारे डिजीज में ये थेरेपी करवाते हैं। ये हमारी 2 टाइप की थेरेपी है, गंडूस थेरेपी और एक कवल ग्रह बोलते हैं। वो पर्टिकुलर बहुत से डिजीज के लिए होती है, बहुत से काढ़े वगैरह से की जाती है, मगर ये थेरेपी है वो आप आराम से कर सकते हैं। फिर ऐसे ही ये ठंडी की सीजन आएगी, विंटर में क्रैक्स बहुत होते हैं, तो विवाई जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, तो इस सीजन में बहुत से लोगों को पाँव के तलुओं में, एड़ी, ये सब जगह पर क्रैक्स बहुत हो जाते हैं, फुट क्रैक्स जिसको बोलते हैं। किसी किसी को हाथ की हथेली, पाम में भी क्रैक्स हो जाते हैं, या स्किन का प्रॉब्लम होता है, कटते हैं, खून निकलता है, इतना ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अभी से ही जरूर केयर लेना चाहिए। तो खास तो फुट में चरण कमल, जात्यादि तेल या जात्यादि घी, जो चमेली के फूलों से बना है, सिर्फ वनस्पति के पत्तों से नहीं दवाइयां बनती है, आयुर्वेद की दवाइयां फूलों से भी बनती है, मतलब फ्लावर रेमेडीज भी है, और पत्तों से, डाली से, उसकी लकड़ी से, उसके बाहर की लकड़ी से अलग दवाइयां बनती है, अंदर की लकड़ी से, अंतर त्वचा बोलते हैं हम लोग, अलग बनती है, जड़ से, बहुत चीजों से बनती है। तो फ्लावर रेमेडीज भी आयुर्वेद में बहुत बेस्ट काम करती है, बहुत सी दवाइयां उससे बनती है। तो ये जात्यादि तेल, जात्यादि घी वो चमेली के फूलों से बनता है, उसे रोज रात को अच्छे से मालिश कर लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए, तो इस सीजन में क्रैक्स नहीं होगा, होना ही बंद हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार विंटर में डैंड्रफ बहुत होता है, तो सर्दियों में डैंड्रफ तथा खुजली, ये भी बहुत ज्यादा होती है, ये प्रॉब्लम बहुत होता है। और किसी किसी को उसकी वजह से फिर हेयर फॉल वगैरह शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों को ये डैंड्रफ ज्यादा ज्यादा होता है ठंडियों में, तो उन्हें भी सेसम ऑयल में
हर्ब्स मतलब वनस्पतियां डालकर तेल पकाना चाहिए, और या तैयार आयुर्वेदिक तेल कोई भी लाकर रोज स्काल्प में हल्के से मसाज करना चाहिए। स्काल्प में मसाज, जो हम लोग आजकल तो बालों में तेल लगाना तो आउट ऑफ फैशन मानते हैं, मगर वो भी मैंने आगे भी बोला कि हेड मसाज का भी बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब हमारे लिए। तो जिन लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो उनको स्काल्प में, बाल हटा के बालों में चाहे तेल लगाएं, आपको पसंद हो लगाएं नहीं लगाएं, मगर स्काल्प में हल्के से रोज मसाज करना चाहिए। और ट्वाइस इन अ वीक नीम का तेल ये रात को स्काल्प में लगाकर सुबह हेयर वॉश कर लेना चाहिए। सुबह हेयर वॉश करने के 1 घंटे पहले खट्टे दही कर्ड के साथ मेथी पीस कर और स्काल्प में लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें, इससे भी डैंड्रफ में फायदा होता है। तो इन सब घरेलू उपचारों से डैंड्रफ धीरे धीरे कम हो जाता है। जिसको ज्यादा इचिंग खुजली हो तो रोज 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर पानी या दूध में घोलकर, उसको ऐसे नहीं मुंह में सीधा नहीं लेना है, पर पानी या दूध में मिक्स करके घोलकर और उसको पीने चाहिए, उससे खुजली जरूर मिटती है। मैं तो मेरे ज्यादातर पेशेंटों को इचिंग के लिए, बॉडी का हो या स्काल्प में इचिंग के लिए कभी कोई मेडिसिन नहीं देती हूँ, हल्दी से ही कंट्रोल हो जाता है। अगर एक बार मैंने उसको बोला, नेक्स्ट टाइम पेशेंट आया और बोलता है कि कंट्रोल नहीं हुआ इचिंग में, तो मैं पहला सवाल पूछती हूँ कि हल्दी शुरू किया, और 100% यही रिपोर्ट आता है कि नहीं, हल्दी हम लेना भूल जाते हैं। तो हल्दी इतना अच्छा फायदा करती है हमारे शरीर के लिए। और आजकल तो हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से भी गोल्ड दूध और गोल्ड आइसक्रीम और जाने क्या क्या हल्दी का सब चल पड़ा है। तो बेस्ट एंटीसेप्टिक है हल्दी, तो इससे भी इचिंग में भी बहुत फायदा होता है। अगर किसी को हाथ पांव के तलुओं में या यूरिन में बर्निंग होता हो तो जीरा और मिश्री सम प्रमाण में पीस कर बोतल भर के रख लीजिए, उसमें से रोज सुबह 1 चम्मच पानी के साथ सुबह सुबह और पी लीजिए, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। तो इस प्रकार बहुत सी आसान घरेलू और असरदार रेमेडीज, ये तो समझिए कि मैं शायद 0.5% ये सब रेमेडी बोल रही हूँ। वह बहुत सी रेमेडी घर में से ही हमारे पास इतनी रेमेडीज हैं कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, और ऐसी छोटी मोटी तकलीफों के लिए हमें डॉक्टर के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो ऐसी रेमेडीज आयुर्वेद में बहुत बताई हैं, और जिससे हमें हम अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रख सकते हैं, और हमें कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आशा है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हमारे एंशिएंट साइंस जो आयुर्वेद के ऊपर प्राउड फील आपने किया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। आप सभी को ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोल रही हूँ, और स्पेशली रणवीर सिंह जी को बहुत बड़ा थैंक्स जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। उनका तो इतना ज्यादा नॉलेज है हर सब्जेक्ट के ऊपर, काफी टाइम से मैं अटेंड कर रही हूँ उनके सभी सेशन। तो इतना ज्यादा मतलब नॉलेज होने के बावजूद भी आयुर्वेद में उन्होंने रस लिया, इंटरेस्ट लिया, और मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीता। सचमुच बहुत सारी चीज़ें हमें भी, हमारे भी ज्ञान के बाहर थी। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने देखी कि मैं खुद परेशान हूँ उन एलिमेंट से, डैंड्रफ है, और जो आपने डाइजेशन को लेकर दिया तो बहुत काम आएगा। एंड इट हैज़ रियली बीन आवर प्रिविलेज कि हमें इतना नॉलेज मिला। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैडम, डू वी हैव 10-15 मिनट्स? यस डॉक्टर यस हाँ सर, नो आराम। Okay. प्रॉब्लम। So if anybody wants to ask any question. सर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बीच का गैप पड़ा, जो इन्होंने रेमेडीज बताई वो मेरा फोन आ गया था। मैंने ये सेशन रिकॉर्ड किया है। मेरी प्लीज शेयर कर मेरी दीजिएगा। मैं आपको, जो लोग हमें जानते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं, आप मुझे एक व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो की लिंक
शेयर कर दूंगा। तो Great, great. इज इट Thank ओके? you. ओके, तो Thank you. जितना सुना है उसमें से कोई क्वेश्चन, एनीथिंग इफ यू वुड वांट टू आस्क। मैडम जो तिल का तेल बताया आपने वो कितनी क्वांटिटी में लेना है, जो गंडूस बताया आपने? वो आप मुंह में जितना ले सके, 1 चम्मच 2 चम्मच, जितना भी आपको सहन हो सकता है जी जी। इतना। तिल के तेल के बारे में सर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि वो इतना मैजिक रिजल्ट देता है कि आप मानोगे नहीं। मतलब हमारे पास इतनी रेमेडीज घर में है और हम अज्ञानी है उससे। तिल के तेल की मैं बात बताऊं तो हम लोग पार्किंसंस डिजीज जो होता है, कंपवायु जो बोलते हैं, तो पार्किंसंस है, फिर पैरालिसिस अटैक अगर किसी को आता है, उसको आधी कटोरी तिल का तेल पिला दीजिए, तुरंत पिला दीजिए, बहुत जल्दी फायदा होता है। पार्किंसंस के पेशेंटों को तो हम डेली मतलब तिल का तेल 3 चम्मच 4 चम्मच पीने को बोलते हैं। अभी रिसेंटली एक केस अभी हुआ। मेरा जो कंपाउंडर है उसके अभी लॉकडाउन था, तो जब लॉकडाउन खुला तो आया तो बोला कि मेरी मदर को और 4-5 दिन से फेशियल पैरालिसिस हो गया है। तो कुछ खा नहीं, सब फेशियल पैरालिसिस, मुंह पूरा टेढ़ा हो गया है, सब लाड़ निकलती रहती है और कुछ जा नहीं पा रहा है। टेस्ट बहुत सारे करवाए। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको एमआरआई करवाना है, उसका 5,000 का खर्चा है। और उससे भी ज्यादा क्या है कि एमआरआई के लिए हम ले भी गए तो हम लोग तो क्यू में बैठे थे हॉस्पिटल में, तो आसपास कोरोना के पेशेंटों की लाइन थी, तो हम तो भाग के घर आ गए। ऐसे वातावरण में हम कैसे बैठ सकते हैं? तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा तू पागल है, तू फोन करना चाहिए तुझे मुझे। मैंने कहा ठीक है, हम लोग खाने में डेली तिल का तेल ही यूज करते हैं। तो मैंने एक बोतल में तिल का तेल भर के दिया। मैंने कहा अभी की अभी रात को तू जाके और तेरी मदर को आधा तेल अभी पिला दे, मतलब 4-5 चम्मच जितना, और कल सुबह सुबह कुछ भी चाय के पहले पिला देना। 9 बजे सर दूसरे दिन सुबह उसका फोन आया कि मेरी माँ तो अभी चाय के साथ नाश्ता कर रही है, बिल्कुल ठीक हो गया उसको 2 डोज से? Wow. तिल के तेल से। और वो 4 दिन से ट्रीटमेंट कर रही थी, कोई फायदा नहीं था। लेकिन इसका एक मैं भी शेयर करूंगी, तिल के तेल का। हाँ मोस्टली क्या होता है, जैसे सुबह में मुंह धोती हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा तेल लेके और मुंह पे वो पानी के साथ मैं लगा देती हूँ, तो पूरा मीन्स फ्रेशनेस भी रहती है फेस पे और मॉइस्चर भी रहता है। ये मैं मीन्स वंस इन अ वीक करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा रहता है वो तिल के तेल का। या ओके, मिस्टर कुमार हैज अ क्वेश्चन। मिस्टर कुमार। Till means sesame, right? सेसम ऑयल, सेसम Right. ऑयल। Fine. हमें तो हमारे डाइट में भी रोज जो खाने में भी हम मूंगफल का तेल और ये क्या है, अलग अलग तेल इतने महंगे महंगे लाके खाते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब कंपनी की सब मतलब मार्केटिंग वो है। मगर तिल का तेल अगर हमारे खाने में डाइट में हम शुरू कर दें, और नमक सॉल्ट मतलब ये वैसा छोड़ के मतलब, और हम सेंधा नमक खाना, रॉक सॉल्ट मतलब शुरू कर दें, तो काफी बीमारियों से बच सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत साल पहले, काफी साल पहले, बहुत यंग एज में मेरे को कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आया। कुछ नहीं किया, कभी कोई दवाई नहीं ली, उसी टाइम पे मैंने ऑयल बदल दिया अपना और तिल का तेल शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद रिपोर्ट मेरा फिर से नॉर्मल हो गया एकदम से, जो 245 था उससे 180 हो गया। माय गॉड। तो ये सब छोटी छोटी इतनी चीजें हैं कि हम घर में अपने घरों में भी अगर उसको एंटर कर देते हैं ना, तो काफी बीमारी से बच जाते हैं। हमारे किचन के जो मसाले हैं वो ही इतने सारे डिजीज को मिटाते हैं। हमारे साथ सर, सॉरी, यस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, जस्ट मिनट। हमारे साथ अभी जयनाली जुड़ी थी, जयनाली या खेतान। हाँ, मिस जैनाली खैतान है। या हाँ, जयनाली खेतान वहां से जुड़ी है, पंजाब से। अच्छा, और वहाँ पंजाब में उसका पूरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है अभी, और रिनोवेट हो रहा है। और वो बहुत आयुर्वेद की भक्त है, आयुर्वेद को बहुत अच्छे से जानती भी है, और मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी है वो।
मेरा जो ब्यूटी एकेडमी है उसमें कोर्स भी कर चुके हैं। मैं चाहूंगी जयनाली आप कुछ आयुर्वेद के बारे में कुछ बताइए, आपका एक्सपीरियंस। नमस्ते जयनाली मैडम, आपको अनम्यूट करना है, प्लीज अनम्यूट। नमस्ते। मैं आयुर्वेद के बारे में तो बोलूं वो कम है, लेकिन नीताबेन के बारे में अरे जरूर बोल सकती हूँ। ये जो नीताबेन है और मतलब उनके जैसे मतलब वैद हमारे धरती पर है, वो हमारे लिए एक वरदान है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। उनके जो नुस्खे हैं और उनकी जो ट्रीटमेंट की जो पकड़ है आयुर्वेद पे, तो बहुत अच्छी है। तो नीताबेन को ये फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है। नहीं नहीं, कोई अच्छा फॉलो केस, करना है, नीताबेन को कोई 100% फॉलो करना चाहिए। नहीं, आयुर्वेद का कोई केस स्टडी या कोई एक्सपीरियंस हो। हाँ मतलब जैसे सर मैं एक चीज बताऊं जयनाली के लिए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है जो मैंने सुनी है उसके मुंह से, कि वो इतनी आयुर्वेद की भक्त है तो उसने गिर के गाय पाल रखी है, यहाँ सौराष्ट्र से मंगवाई थी। अच्छा। और वो बताती हैं कि वो गाय को कोई भी तकलीफ होती है, इवन डिलीवरी भी होती है ना, तो वो सब वो आयुर्वेद की दवाइयों से करती है, वो वेटरनरी डॉक्टर को कभी नहीं बुलाती। ग्रेट। सिर्फ इंसेमिनेशन के लिए बुलाना पड़ता है, वो नहीं कर सकते। बाकी तो सारी इवन डिलीवरी में जैसे हम बोलते हैं केसर का दूध और अरंडी का तेल देते हैं, वो नॉर्मल देने से तुरंत ही जल्दी उसकी डिलीवरी हो जाती है गाय की। और जो भी प्रॉब्लम सारा आयुर्वेद से ठीक करते हैं। और अपने जो भी कॉस्मेटिक लेवल, जैसे उन्होंने अभी नीताबेन ने डेंड्रफ बताया, और उसके लिए जो नीताबेन के जो तेल बनाए हुए तेल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। मैंने बहुत सारे तेल अलग अलग यूज करके देखे, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। नीताबेन ने पता नहीं क्या जादू करके बनाया है सारी दवाइयाँ, कि वो उनके ना रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। इवन जो उनके फेस वॉश हैं, उनके फेशियल किट हैं, मीन्स मेरे पास जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर मेरे बेटियों के जो फ्रेंड्स आती है ना, तो वो सारे के सारे ले जाती है ऐसे ही उड़ा के। इवन मेरी बेटी जब हॉस्टल में थी तो वो 15-20 फेस वॉश लेके जाती थी पिंपल्स के लिए, सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए उनसे। तो उनके जो स्किन की भी प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छी हैं, और इनफैक्ट हेयर के भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मेडिसिन भी हैं। स्पेशली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनकी हाइट बढ़ाने की मेडिसिन के साथ रहा है। उनकी हाइट बढ़ा मतलब मैं अभी, मेरी खुद की जो डॉटर है वो 15 साल की है, लेकिन वो 5'6" हो गई है उसकी हाइट। तब उसके पापा पूछते हैं कि तू वो नीताबेन वाली मेडिसिन तो नहीं खा रही है ना, कभी अभी ज्यादा बढ़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी मुझे। ये कितनी एज तक ले सकते हैं, हाइट की जो दवा है, जो हाइट? 19 ईयर्स तक बेनिफिट करती है, 19 ईयर्स तक आराम से ले सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ पेशेंटों में 26 ईयर्स की एज तक रिजल्ट मिले हैं, मगर वो हम बोलते हैं 50-50%। अगर 3 महीने कंटिन्यू लेने के ड्यूरिंग मतलब थोड़ी भी बढ़ती है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, समझ के कंटिन्यू करने का, नहीं तो छोड़ देने का, ऐसा हम बोलते हैं पेशेंट को। पर बिलो 19 ईयर्स तो अच्छे रिजल्ट मिलता है। इवन मेरी एक फ्रेंड है, पहले हमारे साथ थी, वो कनाडा शिफ्ट हुई है, तो उसकी बड़ी डॉटर की भी हाइट उसने बढ़वाई है, क्योंकि पेरेंट्स दोनों शॉर्ट हाइटेड थे। तो उसने कहा था कि मुझे मेडिसिन चाहिए, कैसे भी करके आप कहीं से भी पता करो। फिर मुझे नीताबेन का साथ मिला, उनके वजह से मैंने उसको मेडिसिन दी वो पेशेंट को, तो वो इतनी अच्छी हाइट बढ़ गई। उसके बाद छोटा जो बेटा वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो उसने कनाडा शिफ्ट हो गई, तो उसने कम से कम 6 मंथ्स की एक साथ मेडिसिन मंगवाई है, सारी लेके गई वो कनाडा अपने बेटे के लिए। ये बहुत सब अच्छी। क्या है, आयुर्वेद का कमाल है, नीताबेन का कमाल कुछ नहीं है सर। और उसको निमित्त तो है ना। फॉर्मुलेशन तो आपका हाँ, होता निमित। है ना, उनके फॉर्मुलेशन। एक जगह कंपाइल करके हमने बहुत सारे तेल ट्राई करके देखे अलग अलग ही, कि ये एब्जॉर्ब, पर वो तेल आप जब मसाज करते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। और जो नीताबेन ने जो बनाए हैं तेल, तो उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो हम बोलते हैं ना रूट्स में अंदर जाएगा ही नहीं, तो अंदर फायदा ही जाता नहीं है। करेगा तेल। कौन से तेल अवेलेबल हैं, किन किन चीजों के लिए डॉक्टर नीता? हमारे हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल मतलब 4 तरह के हेयर ऑयल बनाते हैं, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग
मतलब ग्रोथ के लिए। एलोपेशिया में बहुत अच्छा काम है हमारा। मतलब आजकल वो बोलता है ना, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है लोगों को, हमारे यहाँ 2-2 3-3 बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी आते हैं पेशेंट। तो हेयर ऑयल भी है, शैम्पू भी है, और बॉडी मसाज ऑयल भी बनाते हैं। बहुत सारे बॉडी मसाज भी, जैसे कि रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी पेन होता हो तो जॉइंट पेन के लिए, फिर स्किन ब्लैक हो जाती है, ब्लैक सर्कल वगैरह, तो उसके लिए तो ये हेयर कहाँ ऑयल। से मिल सकते हैं अगर हमें लेने हो तो? शॉप में मिलते हैं, आयुर्वेदिक शॉप में सब जगह मिलते हैं। किस नाम से? और वैसे तो रुचा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है, और मेरे नाम से ही ज्यादातर तो सब मिलता नीता है। बहन, आप अपना अभी सेशन के बाद जो भी फोन मतलब जो है भाई साहब, रणबीर भाई साहब को अपने मतलब शेयर कर दीजिए ना अपने प्रोडक्ट्स को। नहीं नहीं, वो पब्लिसिटी हो जाएगी, यहाँ नॉलेज शेयरिंग का सेशन चल रहा पब्लिसिटी नहीं है। होती है, जैसे आपने भी हमें समझाया था कि ये बहुत जरूरी है लोगों को, मतलब ये सिर्फ ये है लोगों के लिए नहीं, कॉस्मेटिक पर्पस से आई नहीं आई आई इस्तेमाल एग्री, करना। आई एग्री विद मिस जैनाली। देखिए, जैसे मेरी इच्छा है कि ये हम थोड़ा यूट्यूब पे भी अपलोड करें, और अपना जो ग्रुप बना हुआ है बिजनेस अनयूजुअल का, उसके सारे मेंबर्स भी इसको देख पाएं। तो अगर आप अपना क्लिनिक नंबर, देखिए आपका मोबाइल नंबर हमारे ग्रुप में तो है जहां आप जुड़ी है बिजनेस अनयूजुअल ग्रुप में, बट अगर आप अपने क्लिनिक का नंबर एक बार बोल दें तो पीपल हु वांट टू कांटेक्ट यू कैन कांटेक्ट योर क्लिनिक लैंडलाइन नंबर, या या फिर क्लिनिक आपको का Zoom पे भी अभी या व्हाट्सएप कॉलिंग पे भी आपको कॉल करके आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनको मेडिसिन भेज सकते हैं अभी कोरोना के टाइम पे अगर दूर रहते हैं पेशेंट तो। हाँ दे सकते हैं, तो वो क्या नंबर करना है शुरू आपका करना मैडम? चाहिए। आपका क्या नंबर है, लैंडलाइन नंबर? नंबर है नहीं, आपकी आवाज चली गई। 2212-079 अपना कोड। प्लीज प्लीज रिपीट कीजिए। 2212, अरे सॉरी, 2644। मैं क्लिनिक का ही दे रही हूँ, फैक्ट्री का नहीं दे रही हूँ। 2644-8728। ओके, सो 26448728 आपका लैंडलाइन नंबर है, और अहमदाबाद सिटी में आपका क्लिनिक है। हाँ, तो और मोबाइल, हाँ, और मोबाइल नंबर भी एक दे रही हूँ, 94260 यस, 79779। ओके, तो आई रिपीट, जो लैंडलाइन नंबर है अहमदाबाद एसटीडी कोड 079 के साथ हाँ 26448728, और मोबाइल नंबर है 9426079779। यस। अभी जैसे विंटर्स ये आ रही मोबाइल, है, इनके नीता हाँ बेन का एक स्पेशल मतलब क्रीम है आलमंड एंड एवोकाडो का, वो इतना अच्छा है ना विंटर्स यूज के लिए। मीन्स आप कोई भी प्रोडक्ट उनको उठा के देख लीजिए, बहुत अच्छा है। तो आप है ना मतलब वो सारे डिजीज से रिलेटेड भी है, सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस तो है ही, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार जैसे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक कॉस्मेटिक ही नहीं, एक सोसाइटी में भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी भी पर्सन के लिए। तो उनको हेल्प करने के लिए नीता बेन मतलब से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं कि विद मेडिसिन लेना चाहिए, किसको कैसे यूज करना चाहिए। ट्रू, ट्रू। अभी पर्टिकुलर क्या है कि एक तो डैंड्रफ होता है ना, तो हम लोग वही तरह तरह के डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करके उसको दबा दबा के रखते हैं, जबकि हम लोग मानते हैं कि अंदर से मेडिसिन खा के उसको मिटा दीजिए, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसे ही बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको सुसाइड करने का मन होता है, वो डिजीज से इतने परेशान होते हैं। ऐसे रोगों में भी बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही एलोपेशिया है जिसको बाल्डनेस बोलते हैं, तो उसमें इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ज्यादातर वो बेचारे बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, बोलते हैं मैडम अभी अभी हमारी शादी भी बाकी है, अभी हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कितने डिजीज ऐसे भी हैं कि लड़कियों को बेचारी को डिवोर्स हो जाते हैं कुछ डिजीज की वजह से, तो उनको भी मिट जाता है। और ऐसे अच्छे अच्छे मतलब जब अब इतने साल की प्रैक्टिस के बाद जब वो पेशेंट पुराने आते हैं ना, बोलते हैं कि मुझे ये था वो था, उससे मेरा ये बच गया वो बच गया, बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है ये सब चीज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। तो बहुत से डिजीज ऐसे हैं कि ब्यूटी के लिए भी जो पर्टिकुलर मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं।
और लाइफ बन जाती है सबकी। ब्यूटी और में आपके आयुर्वेद का पास कमाल है, आयुर्वेद क्या? का कमाल है, आयुर्वेद की जो इतनी मेडिसिन और जेन्युइन बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं तो यही मानती हूँ कि हमारे समाज को भी धीरे धीरे आयुर्वेद में ज्यादा मतलब झुकाव होना चाहिए। और हो गया है, अभी काफी हो गया है पहले से तो, क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं साइड इफेक्ट से, समझने लगे हैं। पर फिर भी हाँ अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, अभी भी दौड़ते सबसे पहले सिर में दर्द हुआ झट मतलब ये ले लो वो ले लो, पेशेंस नहीं है, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम है। मगर घर में से ये होम रेमेडीज मतलब अगर सब लोगों को पता हो और घर में से ही वो अगर ले लेते हैं तो बच जाते हैं ना, हर उससे जो बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट नहीं लेनी पड़ती है उन लोगों को। आपने आयुर्वेद कहा का नॉलेज घर घर में होना चाहिए, इन शॉर्ट। आपने कहा होना कि चाहिए। आपकी एक्सपर्टाइज ब्यूटी में भी बहुत है, तो ब्यूटी रिलेटेड क्या आप व्हाट कैन यू ब्यूटी हेल्प? रिलेटेड डिजीज में जैसे कि हेयर में देखें तो हेयर फॉल बहुत होता है, अभी तो आजकल तो बहुत सीजन चल रही है, हेयर फॉल बहुत होता है। तो हेयर फॉल होने की वजह से बालनेस हो जाती है, तो हेयर फॉल है, डेंड्रफ है। फिर बालों में बॉइल्स हो जाते हैं, पस निकलता है। डेंड्रफ हम जानते हैं कि डेंड्रफ, मगर डेंड्रफ की भी 6 से 7 तरह के होते हैं। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक टाइप का डेंड्रफ है कि बहुत ज्यादा तकलीफ वाला होता है। तो अलग अलग वैरायटीज हैं डेंड्रफ में भी। तो कुछ डेंड्रफ ऐसे हैं कि खून निकलते हैं, घाव हो जाते हैं, फुंसियां ऐसी बालों में होती हैं। फिर एलोपेशिया एरियाटा करके है जिसको हम उंदरी बोलते हैं, कि गोल गोल हाँ पैचेस हो जाते हैं। और वो उसमें धीरे धीरे क्या है, अगर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होती है तो सब बाल निकल जाते हैं। फिर वो एलोपेशिया टोटालिटी में जाते हैं। टोटालिटी में क्या है, आईब्रो, आई लेसिस, पूरे बॉडी के, चैन से तो दाढ़ी, मूछ, अंडर आर्म, सभी जगह के बाल निकल जाते हैं। तो ये डिजीज भी बहुत होने लगा है आजकल। ये सब डिजीज पहले बहुत कम होते थे, अभी पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे बाल ड्राई हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। फिर किसी किसी के इतने ज्यादा मतलब बाल रफ होते हैं कि उन लोगों को अंदर वो डाल सकते, इतना प्रॉब्लम होता है उन नहीं, लोगों वो को। मिस हो तो गया वो उन बालों में भी लोगों को सॉफ्टनेस अंदर। आ जाती है। हाँ, प्रकृति कुछ होती है कि उसकी वजह से होता है, और फिर उसमें डाइट और ये सब चीज का नॉलेज नहीं होता है। तो हर चीज का कारण देखिए होता है, ऐसा ही कुछ भी नहीं होता है। तो वो फिर धीरे धीरे उससे उसको ट्रीट करते करते सब ठीक होता है। तो बालों के भी ऐसे तरह तरह के डिजीज हैं, स्किन के बहुत तरह के डिजीज हैं, जैसे पिंपल्स। तो पिंपल्स की भी बहुत टाइप होती है, तरह तरह के पिंपल्स होते हैं। किसी किसी को इतने बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं कि फिर उनको ऑपरेट करके और फिर निकालते हैं, फिर हो जाते हैं, फिर बार बार होते रहता है। फिर उसके स्कार बन जाते हैं, इतना सुंदर चेहरा होता है और स्कार की वजह से खराब लगता है, काले दाग हो जाते हैं। फिर अंडर आई सर्कल का भी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। रिंकल्स अभी अभी 25-30 साल की औरतों को और रिंकल्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आयुर्वेद से। 25-30 साल की नहीं, बड़ी उम्र के लोगों को भी रिंकल्स में फायदा होता है। तो रिंकल्स हैं बॉडी के ऊपर, मतलब स्किन, ब्लैक स्किन, मतलब पैचेस हो जाते हैं, फुंसियां होती हैं। मतलब किसी एक डिजीज ऐसा है कि जो सांप की चमड़ी होती है ना, कैसी होती है बदसूरत सी, तो वो टाइप का एक डिजीज है, तो वो होता है। और वो कोई भी ट्रीटमेंट से क्योरेबल नहीं है, मगर आयुर्वेद से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो मेन हेयर है, स्किन है। फिर बहुत ज्यादा वजन होता है, मोटापा होता है, तो वो भी ब्यूटी के लिए तो अच्छा है ही नहीं, ब्यूटीफुल नहीं वो कहा जाता है वो व्यक्ति को। तो ज्यादा वजन मतलब घटाने का, वजन घटाने की ट्रीटमेंट है। बहुत पतला शरीर, थिन है, तो वो भी ब्यूटी के लिए हार्मफुल है, तो वजन बढ़ाने की भी ट्रीटमेंट है। मेमोरी के लिए मतलब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, मेमोरी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। फिर ऐसे ही पैर में जो क्रैक्स की मैं बोला कि वो, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब ब्यूटी के बहुत सारे डिजीज हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं है। ब्रेस्ट प्रॉब्लम होती है लेडीज को, तो उसके भी, ये भी बहुत बड़ा सामाजिक वो है। तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं, तो उसके लिए भी मतलब ट्रीटमेंट होती है। बहुत सारे डिजीज हैं ऐसे ब्यूटी रिलेटेड, जिसको मतलब आज से 42 इयर्स पहले ये सब रोगों को रोग नहीं, डिजीज नहीं मानते थे।
42 इयर्स पहले ये पूरा मैंने रिसर्च किया और उसके बाद ये इंडिया में फर्स्ट क्लिनिक था मेरा ऐसा। तो उसके लिए सब मतलब इंटरनेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, सब बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। यूनो का भी अवार्ड मिला हुआ है। तो काफी मतलब और यूनिवर्सिटी भी उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करती थी कि ये डिजीज हो सकता है, मगर बाद में यूनिवर्सिटी भी, हर यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया और ये सब्जेक्ट लेके अगर किसी को एमडी करना है, थीसिस लिखना है तो परमिशन दी है। तो एमडी जो करते थे पहले ये ब्यूटी के सब्जेक्ट में, तो यूनिवर्सिटी मेरे पास भेजते थे गाइडेंस के लिए। तो बहुत सारे ब्यूटी रिलेटेड बहुत सारे डिजीज हैं। वो तो अब इतना ज्यादा हो गया है। उस टाइम पे तो हमारे पास पेशेंट छुप छुप के आते थे कि हमारी सास बोलती है कि हमारी मदर बोलती है पिंपल्स होते, थोड़ी ट्रीटमेंट की जाती है, वो तो अपने आप उम्र होगी तो ठीक हो जाएगा। बाल झड़ने की थोड़ी ट्रीटमेंट होती, किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये। मगर यही है कि उस टाइम पे ये मतलब रजिस्ट्रेशन का और ये सब नहीं था इतना ज्यादा कि हम हमारे नाम पे ही मतलब वो लेके बैठे। अवेयरनेस भी नहीं थी और बाद में मैं भी अवेयर नहीं हूँ। नहीं तो एक्चुअली ये इसका मतलब जो है राष्ट्रपति अवार्ड उसी में ही मुझे मिला था कि इंडिया में फर्स्ट क्लिनिक ये टाइप का है। मतलब तो बहुत शुरुआत में ये चीज को कोई जानते नहीं थे, तो प्रैक्टिस जमाने में भी बहुत स्ट्रगल हुआ। दवाइयां नहीं थी कोई उस टाइम पे, तो एक आध हेयर ऑयल डाबर वगैरह के एक दो कंपनी के हेयर ऑयल मिलते थे, बाकी कोई ब्यूटी के रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट ही नहीं थी। अपने आप ही सब दवाइयां ला के जो रिसर्च किया वो हिसाब से बनानी पड़ती थी, देनी पड़ती थी, रिजल्ट देखते थे। क्लिनिकल ट्रायल मेरे यहाँ मैं खुद करती रहती थी। और ये रिसर्च पूरा वर्क है, रिसर्च की वजह से ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट बना पाए हैं हम लोग। तो रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। और फिर कॉस्मेटिक भी मेन चीज एक्सपीरियंस का है। अभी 42 इयर्स मेरे को प्रैक्टिस में हुए, अभी तक में मैंने 12 से 14 लाख पेशेंट इसी डिजीज के लिए देखे हुए हैं, क्योंकि कैंप और अलग अलग सिटीज में भी बहुत पेशेंट देखे हैं। तो वो एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन का बहुत फर्क पड़ता है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और अभी मैं डॉक्टर्स भी जो हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उन्हें उनको भी मैं जो यूज करती हूँ मेरे क्लिनिक में वो दवाइयां मैं भी उनको भी देती हूँ। वो लोग बोलते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं साथ में नॉलेज लेके मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं सबको बांटना चाहती हूँ। तो इसलिए एकेडमी भी बनाई है, ट्रेनिंग क्लास भी चलाती हूँ, कोर्सेज भी चलाती हूँ। तो ये सब बांटने का ट्राई करती हूँ घर घर, जैसे भी। ये अभी जो एक आपने एकेडमी बनाई है, इस एकेडमी में एनरोलमेंट के लिए कोई बेसिक एजुकेशन की जरूरत है या कोई डॉक्टर होना चाहिए या कैसे? हाँ हाँ, अभी तो जो है उसमें तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक कोई भी डॉक्टर आ सकते हैं। और ब्यूटिशियन के लिए एक बनाया है, क्योंकि ब्यूटिशियन उल्टा पुल्टा कॉस्मेटिक यूज करके बहुत नुकसान करती है। तो beautician should have some kind of medical background or just anybody can enroll? नहीं, उनका थोड़ा सा कोर्स मैंने अलग मतलब बनाया है कि कम से कम वो सच्चा जाने और उनके पार्लर में नुकसान ना हो ऐसे ट्रीटमेंट करें उनके कस्टमर को। तो उनका भी कोर्स ऐसे बनाया हुआ है। और काफी ब्यूटिशियन ऐसे हैं कि 100% या कुछ ब्यूटिशियन 80% अभी पूरा पार्लर आयुर्वेदिक से चला रही है मेरे के पास ट्रेनिंग लेने के बाद। ऐसी है ब्यूटिशियन, अहमदाबाद में भी है, सूरत में है कई जगह हैं। तो ये मेरे को खुशी होती है कि ब्यूटिशियन को नॉलेज नहीं होता है तो बेचारी जो भी केमिकल वाले कॉस्मेटिक मिलते हैं यूज कर लेती हैं, फिर उसका रिएक्शन आता है, फिर प्रॉब्लम होती है, वो भी नॉलेज नहीं है, अगर रिएक्शन आया तो हम क्या करें। तो ये कोर्स पूरा उन लोगों के लिए बनाया है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या यूज कर रही हैं, तो सामने स्किन कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो वही चीज यूज करिए। और अगर आया रिएक्शन तो आप ऐसे घरेलू उपचारों से उसको ठीक करिए। ये टाइप का पूरा कोर्स बनाया है। एक होम रेमेडीज का भी तो कोर्स बनाया जा सकता है गृहिणियों के लिए। हाँ, अभी एक एनजीओ है यहाँ पर आदर्श अहमदाबाद, तो उन लोगों ने मेरे को बहुत साल से बोला है। उन लोगों का, वो लोग क्या है, काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज चलाते हैं। तो उसके डायरेक्टर ने बोला था कि हमारा ऐसा है कि छोटी छोटी बातें, बच्चे को जरा सा वॉमिटिंग हुआ जब डॉक्टर के पास भागे, जरा सा खांसी हुई डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास, और फिर वो भारी भारी दवाइयां। तो हम ये चाहते हैं, वो लोग ये बोले कि आप ऐसा कोई कोर्स बना के हमें दीजिए कि हम चाहते हैं हमें
अहमदाबाद की 10,000 लेडीज को मैं मतलब रोहिणी है उन ट्रेनिंग का है कि जिससे वो अपने घर में बच्चे हैं या वो हैं सभी को छोटे में डॉक्टर नहीं भागे और होम रेमेडी से ही मतलब ट्रीट करें। तो एक कोर्स का था, मैंने सिलेबस बना के दे दिया, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है। तो 2 साल तक कुछ नहीं किया, फिर वो बोले कि नहीं आपसे ही आपको ही करना है। तो उसका करीब ऐसा रखा था हमने, 3 महीने का कोर्स था, मतलब 5 days इन अ वीक, 3-3 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स ऐसा देना था हमें। तो बनाया, 70% मटेरियल तो सब तैयार कर दिया मैंने, 30% रह गया और मैं फिर खुद मेरे जरा तबीयत खराब हो गई तो वो अभी रुक गया है कोर्स। ना उन लोग वो एनजीओ वालों का है, मतलब अभी मेरे पास 70-75% मटेरियल तैयार है, मगर थोड़ा सा रह गया अभी ये डिजीज का सब। वो जब भी होगा, अब देखो, होप सो के जब भी होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये एक मेरे दिमाग में बात आई क्योंकि अगर घर घर तक आयुर्वेद पहुंचाना है तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। एंड वैसे अभी भी जैसे अभी तो ये थोड़ा थोड़ा सा अभी तो जरा जरा सा मतलब छुआ है उसको। अब प्रकृति क्या है, हम कैसे जाने हमारी प्रकृति कैसी है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या, तो ये सब चीजें का मतलब जब थोड़ा डिटेल जानते हैं ना तो बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर होता है कि नहीं हम हमारे घर में से अपने आप ट्रीट हो जाएंगे। और ये तो डेफिनेटली कि डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये कोर्स हो जाता है तो, बहुत कम पड़ेगी, मतलब स्वस्थ रहेंगे तो नेचुरली फिर भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर। राइट। Really, thank you very much. It was very informative session ट्राई and we कर got रहे lot of हैं, अब answers. देखिए। Really great. Good afternoon, Usha madam. Long time. Unmute. सर आप कब से दिख ही नहीं रहे मुझे। गुड आफ्टरनून। मैं मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है, कब से नहीं दिख रही, सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ स्क्रीन पे, अच्छा, कोई नहीं दिख रही। वो आप आपके आईपैड में वो वैसे सेटिंग है, आपको थोड़ा राइट स्लाइड करना पड़ेगा तो वो भी आपको। किया मैंने, कुछ आज अच्छा, है मेरे आईपैड में गड़बड़ है, कुछ बार बार भी हो रहा है। ओके। सो उषा मैडम हाँ कैसी हैं नहीं आप? हो पा नेक्स्ट रहा है। सैटरडे आपको सेशन लेना है। नेक्स्ट सैटरडे। वो जो मैंने नहीं कहा था मूवी मूवी के हम्म। ऊपर करना है। अच्छा। So those who थोड़ा have those who have joined for first time, मैं उषा मैडम का इंट्रोडक्शन दे दूं। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए 2 लाइनों में। मेरा नाम उषा बिरमी है और मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ। और मेरा मेन रेस्टोरेंट जो स्टार्टिंग मैंने किया है दैट इज पांड्रापोल 4 रास्ता। उसके बाद हमने फ्रेंचाइज देना शुरू किया और एक सिंधु भवन पे खोला है हमने और एक साइंस सिटी पे, और एक क्लाउड किचन चालू किया है हमने मीठा खली में। और इसके अलावा हम लोग कारपोरेट कैटरिंग करते हैं। Burmese restaurant, right? By the name of Birmese. Okay. Right. So next Saturday को आप रेडी हैं या नहीं? टाइम है या नहीं? एक्चुअली अभी कुछ कह नहीं सकती मैं नहीं, क्योंकि थोड़ा सोशल है इसलिए। वेडनेसडे थर्सडे तक बता देंगे तो भी चलेगा। ओके, ठीक है ना? मैं ठीक है। वेडनेसडे सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीता। बहुत ही इंसाइटफुल सेशन रहा और आज के टाइम पे जहां हमने एक्चुअल में देखा है कि जब हम कुदरत का बहुत ध्यान नहीं देते तो कुदरत हम पे कैसा ध्यान देती है। बहुत सारी जरूर चीजें। सर। हाँ, तो ऐसे में ऐसा नॉलेज, ऐसा ऑथेंटिक नॉलेज मैं कहूँगा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के बाहर जो ऑथेंटिक और जेन्युइन नॉलेज है उसका हमें सोर्स मिला, उसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू सो मच। और कल सुबह 11:30 बजे वी आर टेकिंग सेशन ऑन डिसीजन मेकिंग स्किल्स, हाउ टू मेक गुड डिसीजंस, हाँ सर। राइट? तो कल सुबह 11:30 बजे हम मिलते हैं। जो लोग ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर एंड प्रिविलेज। जो लोग ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं, मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाला है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जो लोग हमारे ग्रुप में ऑलरेडी हैं उनको तो ये पहुंच ही जाता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड थैंक यू अगेन डॉक्टर नीता। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू।